हेलो दोस्तों, वेलकम टू जैन नॉलेज हब वेयर यू कैन एनहेंस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपका सीटेट का जो 2018 में जो आपका पेपर आया था, उसमें आज हम करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इस साल में केवल आपका एक ही पेपर हुआ था, तो मैंने इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की सीडीपी एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं? वो करते हैं ट्यूशन वाले, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होता है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की हो सकती है, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। वो किस लिए कर सकते हैं? वो कर सकते हैं बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। इसमें बोला है मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो क्या संबंधित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह है बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल बच्चों की प्रतिभाशाली या उसकी जो उपलब्धि है उसको जानने के लिए होता है। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? वो हो सकती है आपकी अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा। आपका अगले क्वेश्चन में दिया है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो वो क्या होती है? वो होती है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? वो करता है आपका शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। इसमें बोला है उपयुक्त तरीका नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो है आपका बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, देखो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न वाले बच्चे होते हैं वो उनकी पहचान कौन करता है? सृजनात्मक है, यानी उनकी जो पहचान क्या है? सृजनात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता, यानी कौन सा नहीं कर सकता? वो क्यों नहीं कर सकता? वो करता है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग कौन सा है दोस्तों? वो होगा आपका डर, यानी डर क्या है? एक संवेग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो कौन सा करता है दोस्तों? वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभवों पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली सेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों।
इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। दोस्तों मैंने सीटेट के ऊपर आपकी एक 500 क्वेश्चन की सीरीज भी बनाई है, जिसका लिंक मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं, जो आपकी सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका 17 क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या प्राप्त की है? उसने की है रचनावाद, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ये अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो सबसे उपयुक्त है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपका, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। तो दोस्तों वो मदद करता है आपका बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया इसमें आपका, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, तो इसमें से कौन सा सही होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो कथन है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे ने कहा ही नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसने बोला सीमा नहीं है, किसकी? पूर्व संक्रियात्मक की। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? यह निभाता है यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यह समय बिताने का सुखद तरीका, यानी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो वो करता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों वो करता है करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें आपका, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो दोस्तों ये बताता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी स्कूल में शिक्षक सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का प्रतिबिंब करे। ठीक है, ये शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इसको दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो दोस्तों जो माना जा सकता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो दोस्तों वो करता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर 1 का, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो वो होता है आपका, में आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें मर्द भी होता है और स्त्री भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पेपर 1 जो आपका 2018 दिसंबर में आया था। अब करते हैं आपका पेपर नंबर 2। दोस्तों ये है आपका पेपर 2 2018 जो दिसंबर में हुआ था, उसकी CDP। ठीक है, तो दोस्तों
इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो वो माना जाता है आपका विविध सोच से, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी ध्वनि संबंधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका इसमें जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम भाषा निर्धारित, यानी आपका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया इसमें आपका अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो दोस्तों वह उपयोग करता है अनुमानी विधि का, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो दोस्तों दिव्या उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि, यह कथन बताता है आपका लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। तो उदाहरण कौन से हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षण की सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? वो करता है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है इसमें समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका समता एवं समान अवसर, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन 2019 में भी आया था पेपर 1 में सेट क्यू में। ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था, इसी के टाइप का था मतलब। अगला क्वेश्चन दिया आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है। तो दोस्तों ये लागू किया गया था आपका 2016 में, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक क्या होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षक होना चाहिए विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। वो करता है आपका 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से है। तो दोस्तों वो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो दोस्तों वो है आपका संज्ञान बोध, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम मूर्त सोच, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो जो पढ़ाने की विधि होती है उसको बोलते हैं विभेदी अनुदेशन, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया दोस्तों प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सामान्यकरण चरण का पूर्ववर्ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। तो संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा।
अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों ये विधि आपकी मानी जाती है प्रतिरूपण, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मेत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बताते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क, यानी आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, वो करता है आपका तार्किक रूप से, यानी आपका ऑप्शन 3 जो होगा वो सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है। तो दोस्तों हम उसको बोलते हैं आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी गति बोधक। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन दिया है, इसमें शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो दोस्तों वो दर्शाता है आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, यानी आपका ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है। इसमें 5th क्वेश्चन है आपका, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ वहाँ क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किस चीज़ का, समूह की अनुरूपता का, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त होती है। कौन से चरण में प्राप्त होती है, वो होती है आपकी संवेदी गामक, यानी आपका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है, किसके संदर्भ में, वो बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो कौन से महीने होते हैं, 18 से 24, यानी 3 साल से 4 साल की उम्र के बीच के बच्चे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी। तो दोस्तों जो बुद्धि लब्धि है वो दी थी आपका स्टर्न के द्वारा, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए हैं 2018 का पेपर 1 और पेपर 2। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जुलाई और 2019 का दिसंबर का जो पेपर 1 था उसकी वीडियो बनाई थी। मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या उसके आंसर में कोई भी डाउट नज़र आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने कहाँ पर कोई गलती की है। धन्यवाद।